देखा था पैरासिम्पथेटिक की ओवरड्राइव होगी तो ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगी, तो हम एंटी पैरासिम्पथेटिक में ड्रग दे देंगे उसे इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड। हमने पल्मोनरी टेस्ट 2 दफा करना है इसमें, ठीक है। पहले हमने स्टार्ट में पेशेंट आया हमारे क्लिनिक पे, हमने उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक एस्थमा। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में, और हमने डिस्कस किया था कि ब्रोंकियल एस्थमा क्या होता है। एपिसोडिक रिकरेंट कंस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, ठीक है। हमारा जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है इसकी कंस्ट्रिक्शन होती है एपिसोडिक, किसी भी चीज़ की हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से। फॉर एग्जांपल कोई भी हमने पढ़ा था उसमें कोई भी हमारे एलर्जन हो सकते हैं, और डस्ट हो सकती है, डस्ट एलर्जी हो सकती है, ठीक है। उस एलर्जी की वजह से जो एपिसोडिक होता है इसे हम कहते हैं एस्थमा। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑब्स्ट्रक्टिव की 2 टाइप्स होती हैं। 2 डिजीज होती हैं इंक्लूड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में। नंबर 1 हमारी होती है सीओपीडी, नंबर 2 होती है हमारी एस्थमा। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमने डिस्कस किया था एस्थमा को। हमने देखा था जो एंटीजन आता है और HLA-DR प्रोटीन की फंक्शन सही नहीं होता, जिसकी वजह से HLA-DR प्रोटीन बनती है और इंडिविजुअल में एंटीबॉडीज बन जाती हैं ऐसे एलर्जेंस के खिलाफ जो आमतौर पर एंटीजन नहीं होते। तो इसलिए उनमें कंस्ट्रिक्शन होती है ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री की, इसकी वजह से उनमें डिस्निया होता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और फिर हमने दो साइकिल पढ़े थे, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे और लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे, ठीक है। हिस्टामिन रिलीज होती है और हिस्टामिन रिलीज होने से पहले दोनों पाथवेज से एक्टिवेट कर जाती है। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं अबाउट द इंट्रिंसिक एस्थमा, ठीक है। बहुत हमारा एक्सट्रिंसिक एस्थमा और हम इसे कह सकते हैं ब्रोंकियल एस्थमा। तो जो आज की हमारी डिस्कशन है वो होगी हमारी इंट्रिंसिक एस्थमा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज को। तो नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और सेकंड पे हम करते हैं डिवाइड इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम हमारा डिवाइड होता है पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखें होता क्या है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारी ब्रोंकोडाइलेशन होती है, और जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम ओवर ड्राइव करता है तो हमारी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। अब इसकी एग्जांपल आप ले लें। सिंपैथेटिक सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब हमारी फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, तो तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है। फॉर एग्जांपल आप भाग रहे हैं, आपकी फाइट हो रही है, या आप किसी से लड़ रहे हैं, तो आपकी फाइट एंड फ्लाइट मोड है। तो उसको जब आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड होगा तो उसमें आपके मसल्स की जो वर्क है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की डिमांड मसल्स की और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की बढ़ जाएगी, स्पेशली मसल्स की। तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी क्या करेगा, बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी ब्रोंको डायलेशन करवा देंगी। ये हमारी ब्रोंकियल, ठीक है, ये हमारी थी ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री थी, इसकी डायलेशन करवा देंगी। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर टिश्यूज तक पहुंच सके, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, ये लिख लें, करवाता है ब्रोंको डायलेशन। और इसके बिल्कुल उल्ट अगर जाएं हम, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कब एक्टिवेट होता है, ओवर ड्राइव कब करता है, जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, जब हम सुकून में होते हैं, आराम महसूस कर रहे होते हैं, बेड पे लेटे हुए होते हैं, यानी जब हम स्ट्रेस नहीं होती, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त हमारा ओवर ड्राइव कर रहा होता है। तो जब हम स्ट्रेस में नहीं है तो हमारे मसल जो है वो काम नहीं कर रहे, उनकी ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा नहीं है, तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड ही नहीं है, तो ताकि ज्यादा जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो इसके लिख लें क्या करवाता है, ये हमारा ब्रोंको। ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया, आपको इंग्लिश अस्थमा उंगलियों पे हो जाएगा, ठीक है, तो अच्छी तरह आ जाएगा। एक है हमारा ब्रोंको डायलेशन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। सॉरी, कंस्ट्रिक्शन ही लिखा। अब होता क्या है, अब इंटेंसिव अस्थमा में हमारे होता क्या है, ठीक है। इंटेंसिव अस्थमा में हमारा होता ये है कि हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारा ओवर ड्राइव कर जाता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या हो जाता है, ओवर ड्राइव कर जाता है। उसकी जो ड्राइव है वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक में क्या करवाना, सिंपैथेटिक में तो ब्रोंकोडायलेशन करवानी थी,
तो ब्रोंकोडायलेशन नहीं होगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया होगा और साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट उसको आएंगे रिलेटेड टू द अस्थमा। तो अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है, ठीक है। हम इसको हम क्या करेंगे, देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ ना, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एंटी पैरा सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, ठीक है। ऐसी ड्रग देंगे जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, उसके ओवर ड्राइव को, यानी उसको कम कर दे, ठीक है। तो उसको जैसे ही कम करेगी तो हमारी दोबारा ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी और पेशेंट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इसमें जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है वो हम देते हैं इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये हमारी ड्रग है, ये आपने याद कर लेनी, ठीक है। एंटी पैरासिम्पैथेटिक मिमेटिक ड्रग है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को उसकी और ओवर ड्राइव को कम करती है, ठीक है, और जिससे हमारी ब्रोंको डायलेशन दोबारा हो जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। ये इंटीरियर अस्थमा बस इतना याद रखना, ठीक है। बेसिकली हमने पढ़ना ये था इंटीरियर अस्थमा की जैसे दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है इसकी एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, वो मैंने लास्ट लेक्चर में वो करवा दिया कि एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा में क्या होता है, थोड़ा सा फिर डिस्कस कर लेते हैं। एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा में ये होता है कि जो एस्पिरिन है वो हमारा साइक्लोऑक्सीजनेज जो पाथवे था उसे इनहिबिट कर देती है। तो जो इंटरमीडिएट्स हैं एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म के, वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स दी लाइपोक्सिजेनेस पाथवे। तो लाइपोक्सिजेनेस पाथवे में क्या बनते हैं, हमारे लिकोट्रीन्स बनती हैं। तो लिकोट्रीन जब ज्यादा बननी शुरू हो जाएंगी एस्पिरिन के खाने से, डिस्प्रिन के खाने से, तो उससे होगा क्या कि जब ज्यादा बननी शुरू हो जाएंगी लिकोट्रीन C4 D4 E4, तो उनसे हमारी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से हमें अस्थमा होगा। वो था हमारा एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, ये हमारा इंट्रिंसिक अस्थमा, ठीक है। इसकी टाइप है इसकी वो आगे। तो ये हमने इसको कवर किया। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ अस्थमा की तरफ। देखिए क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर ऑफ अस्थमा। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, पेशेंट को जब एग्जामिन करेंगे तो आपको मिलेगी चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइटनेस, ठीक है। पेशेंट की जो चेस्ट है उसको और चेस्ट आपको टाइट मिलेगी, ठीक है, सख्त पोजीशन में होगी, ठीक है। तो ये इसका क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है, इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। डिस्निया हो रहा होगा, पेशेंट जोरों से सांस लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, और डिस्नी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से कहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उसका जो मेन सिम्टम उसको लिख लें आप, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये डिस्नी है, ठीक है। और प्रोडक्टिव कफ होगी, प्रोडक्टिव कफ हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा स्पूटम भी कफ के साथ आ रहा हो, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। और अगर हम साउंड चेक करें तो वीज, वीज साउंड आएगा, ठीक है, वीज लाइक साउंड आएगा। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स है, आपने देख लेना, चेस्ट टाइटनेस है, डिस्निया है, हमारा प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है। और एक और चीज स्पेशल है अस्थमा के बारे में, ये 70% एलर्जी से होगा। किसी को स्किन एलर्जी हो सकती है, ड्रग एलर्जी हो सकती है, ठीक है। डिफरेंट, ये 70% जो है ना एलर्जी से होगा, एलर्जी को होगा, ठीक है, अस्थमा का तो केसेस होंगे ज्यादातर, ठीक है। तो जो एज होगी, एज लिखें, एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा, आपने आप क्वेश्चन जब करेंगे सोल्व, आप क्वेश्चन आएगा, आपने एज देख के आपको पता चल जाएगा कि ये अस्थमा का पेशेंट है या सीओपीडी का पेशेंट है, ठीक है। जो अस्थमा का पेशेंट होगा ना वो होगा, उसकी एज होगी यंग एज, ठीक है। अस्थमा में लिख लें यंग एज। और जो सीओपीडी का पेशेंट होगा वो ओल्ड एज में, 60 में, 50 प्लस होगा, ओल्ड एज होगी उसकी, ठीक है, सीओपीडी की। और एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि अस्थमा जो है वो रिवर्सिबल है। जो अस्थमा में जो कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वो रिवर्सिबल हो सकती है, लेकिन जो सीओपीडी में जो कंस्ट्रिक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं है। वो एक दफा हो गई ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन तो उसकी डायलेशन बहुत मुश्किल है, नहीं होती। तो ये आपने देख लेना, ठीक है। और आगे हम चलते हैं इसके एग्जामिनेशन की तरफ। एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जो हम बात देखेंगे, हम सबसे पहले हम करेंगे इसकी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हमारा आ रहा होगा डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, चेस्ट की मूवमेंट है वो डिक्रीज की होगी, ठीक है, बायलेटरल।
यूनिलेटरली दोनों तरफ होंगे अस्थमा, ठीक है, दोनों लंग्स में होगा, एलर्जिक होगी, और दोनों तरफ की जो चेस्ट की जो मूवमेंट्स है वो डिक्रीज की होंगी, ठीक है। पाल्पेशन में भी यही हम देखेंगे, जब पाल्पेट करेंगे, ठीक है, पाल्पेशन में भी यही होगा कि हमारी ये जो डिक्रीज हो जाएंगी चेस्ट मूवमेंट्स बायलेटरली दोनों में, ठीक है। और उसकी परकशन चेक करेंगे, परकशन में जो अस्थमा होगा वो रेजोनेंट होगा, परकशन जब उसकी करेंगे तो रेजोनेंट, ठीक है। रेजोनेंट क्या होता है? रेजोनेंट होता है नॉर्मल लंग्स में होता है रेजोनेंट, ठीक है। तो परकशन में इसके में कुछ फाइंडिंग नहीं, नॉर्मल लंग्स की फाइंडिंग आएगी बिल्कुल। और स्कल्टेशन जब करेंगे, स्टेथोस्कोप के साथ स्कल्टेशन करेंगे उसकी, जब उसकी लंग साउंड सुनेंगे, तो पहले मैंने पीछे बताया भी था आपको, ठीक है, वीज होगी, और जो स्पेसिफिकली है वो ब्रोंकाई, ठीक है, ये आपने देख लेना। चेस्ट मूवमेंट्स की डिक्रीज होंगी, ठीक है, इंस्पेक्शन पे, पाल्पेशन पे भी चेस्ट मूवमेंट्स की दोनों डिक्रीज होंगी, ठीक है। पाल्पेट करेंगे आप, इंस्पेक्शन से आपने देखना है, पाल्पेट आपने करना है, उससे फिर परकशन में आप देखेंगे रेजोनेंस होगा नॉर्मल लंग साउंड्स, ठीक है। और स्कल्टेशन में उसकी वीज होगी, ठीक है। और जब हम चलते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ, आपके पास पेशेंट आ गया, आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है, इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एस्थमा। तो चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, अगर हम आप उसका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो चेस्ट एक्सरे उसका नॉर्मल होगा, एस्थमा को जो पेशेंट है उसका चेस्ट एक्सरे क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि उसमें निमोनिया की तरह कंसोलिडेशन होगी, उसको डिफरेंट जो दूसरी पैथोलॉजी है वो इसमें नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एपिसोडिक है और कंसंट्रेशन होती है उसकी, एलर्जी से रिलेटेड है, इसमें चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है आपने सीबीसी। आप पेशेंट की करवाएंगे कंप्लीट ब्लड काउंट, तो कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होगा, इओसिनोफिल्स बड़े होंगे, दोबारा सुनिए, इओसिनोफिल्स, ठीक है। अब इओसिनोफिल्स किन दो कंडीशन में बढ़ते हैं ये भी लिख लें, किन दो कंडीशन में बढ़ते हैं, ठीक है। एक तो बढ़ते हैं हमारे एलर्जी में, एक हमारे बढ़ते हैं एलर्जी में, और ठीक है, तो एलर्जी में हमारे बढ़ते हैं, और दूसरे हमारे बढ़ते हैं जब कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में और एलर्जी में हमारी सीबीसी बढ़ती है। तो सीबीसी अब करवाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उसी में बड़े हैं यानी एलर्जी का, ठीक है। और स्पूटम एग्जामिनेशन, जो उसका स्पूटम एग्जामिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने देख लिया, ठीक है। उसका स्पूटम एग्जामिनेशन में क्या होगा, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, आप क्यों आपको बता रहा हूँ स्पूटम वाले, ठीक है। स्पूटम एग्जामिनेशन में उसके हमारे जो फाइंडिंग मिलेंगी, ये फर्स्ट स्टेप पे भी लिखी हुई है, आप फर्स्ट स्टेप पे जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। क्रशमैन स्पाइरल्स, ये वर्ड आपने याद रख लेना, क्या है, क्रशमैन स्पाइरल्स। ये होते क्या है क्रशमैन स्पाइरल्स, ये होते हैं डीजनरेटेड एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, वो डीजनरेट होकर स्पूटम में गिर जाते हैं, ठीक है, हम कहते हैं क्रशमैन स्पाइरल्स, डीजनरेटेड एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, इन्हें हम कहते हैं क्रशमैन स्पाइरल्स। और नंबर सेकंड जो होगी वो हमारे मिलेगी प्रोटीन मिलेगी, ठीक है, डायमंड शेप प्रोटीन होगी, वो मिलेगी, उससे हम कहते हैं चारकोट-लेडेन क्रिस्टल्स, ठीक है। एक क्रशमैन स्पाइरल हो गई, ये दोनों आपने याद रखने हैं, जहां भी क्रशमैन स्पाइरल चारकोट-लेडेन आ गया आपने सोचना है कि ये अस्थमा हो सकता है, ठीक, चारकोट-लेडेन क्रिस्टल्स, ठीक है। डायमंड शेप प्रोटीन होती हैं ये एलिस कलीसिन, ये डायमंड शेप प्रोटीन है। चारकोट-लेडेन क्रिस्टल क्या है, डायमंड शेप प्रोटीन्स, ठीक है। स्पूटम में सबसे पहले हमने चेस्ट एक्सरे किया, एक्सरे नॉर्मल है, ठीक है। सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये सीबीसी ये यूसिनोफिल्स बड़े होते हैं, एलर्जी में बढ़ते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, पैरासिटिक इन्फेक्शन में, ठीक है, इन दोनों में बढ़ते हैं। और स्पूटम एग्जामिनेशन में हमने क्रशमैन स्पाइरल्स मिले, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज एग्जाम का, ठीक है। और चारकोलेडन क्रिस्टल ये हमारे डायमंड शेप प्रोटीन, ये हमें मिलते हैं उसमें स्पूटम में। अब देखें, आपने देखा था एस्मा में हुआ क्या था, देखिए एस्मा में जब एंटीजन आया था, बॉडी ने उसको रिकॉग्नाइज किया और उसकी एंटीबॉडीज बना दी, तो हमारी और क्या बड़ा होगा बॉडी में, हमारी सीरम आईजीई एंटीबॉडीज बड़ी होंगी, ठीक है। अपनी जब सीरम एंटीबॉडीज का जब टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, तो सीरम इनकी ब्लड में बड़ी होंगी आईजीई, ठीक है, इनका टाइटर जो है वो ब्लड में बड़ा होगा, ये ठीक है, ये हमारी एंटीबॉडीज होगी। अब हम चलते हैं ब्लड गैसेस की तरफ, जो ब्लड गैसेस इन्वेस्टिगेशन है वो ब्लड गैसेस हम कौन सी चेक करवाएंगे, ठीक है, और वो कौन सी बड़ी होंगी ब्लड गैसेस, ब्लड गैसेस,
दो गैसेज हमारी, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक हमारी ऑक्सीजन है। तो ऐसा में जाहिर सी बात है, कंस्ट्रक्शन हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम मिलेगा आपको। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या मिलेगा? कम। लेकिन जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होगा, ये नहीं बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो होगा हमारा रिड्यूस्ड हुआ होगा, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा बिल्कुल नॉर्मल होगा, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। आगे मैं टाइप्स पढ़ाऊंगा इसकी, टाइप्स 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अस्थमा में कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर होता है? टाइप 1, सिर्फ ऑक्सीजन जो है उसकी कमी होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो ये हमारी बेसिक अस्थमा की फाइंडिंग है, ठीक है। इसी आपने पढ़ ली, सीबीएसई पढ़ लिया, स्पुटम एग्जामिनेशन भी आपने देख लिया। अब जो मेन जो हमने आगे देखना है, जो आपने क्लिनिकल में देखना है, वो हमने देखना है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी पल्मोनरी स्टूडेंट साथ साथ आप करते हैं अस्थमा, अभी साथ साथ करते हैं, पीछे पीछे ना छोड़ें आप, सिलेबस को पीछे ना रखें, साथ साथ करते हैं, सिस्टम हमारे साथ साथ कवर होते जाएंगे और इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे, इंशाल्लाह पूरी फर्स्ट एड कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम पढ़ने लगे थे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। सर हुआ ये है कि इस दफा मैं अपना कैमरा जो और वो ना माइक वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, तो इसलिए इस पे करना पड़ रहा है, नहीं तो मैंने तो व्हाइट बोर्ड रखा हुआ था पहले इधर, तो व्हाइट बोर्ड पे जो लेक्चर वगैरह अच्छी तरह होता है। चलें, इससे भी बड़ा अच्छा समझाता होगा आपको, उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में होता क्या? इसमें हम करते हैं स्पायरोमेट्री से, कैसे चेक करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ये भी एक लिख लें, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अब देखिए स्पायरोमेट्री होती है, स्पायरोमेट्री मिलता है, ठीक है, स्पायरोमेट्री हम इसे कहते हैं। उसमें ये होता है ये कि पेशेंट को कहते हैं कि आप पहले जितना आप सांस इंस्पायरेट कर सकते हैं, एयर को इंस्पायरेट करें, फुल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी की इंस्पायरेशन करें। तो जब वो पेशेंट फुल इंस्पायरेशन कर लेता है, फुल इंस्पायरेशन कर लेता है, तो उसे कहते हैं फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कीजिए, ठीक है। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तक जब चला जाता है तो उससे फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करवाई जाती है। तो उससे हम फाइंड किया, हमें मिलता गया FeV1 फोर्स, मैंने पढ़ाया हुआ आपको, F फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड, ठीक है, और फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ये हमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से मिलती है, ठीक है। तो हमने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कब कब करना है इसमें? हमने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट 2 दफा करना है इसमें, ठीक है। पहले हमने स्टार्ट में पेशेंट आया हमारे क्लिनिक पे, हमने उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर लिया और हमने क्या फाइंड किया उसमें? हमने FeV1 और FVC फोर्स वाइटल कैपेसिटी की रेशियो निकाली। अब अगर रेशियो 80% से कम है, जब 80% से कम है तो हम उसे कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और अगर 80% से ज्यादा है तो फिर हम उसे कहेंगे रिस्ट्रिक्टिव। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे 80% से कम ही होगी, तो इसमें 80% से कम होगी। अब हमें डायग्नोज होगा कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में तो मैंने आपको 2 डिजीज पढ़ाई है, एक सीओपीडी आपको दिखाई है, सीओपीडी, और दूसरी अस्थमा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीओपीडी है या अस्थमा? तो अब हमें आगे डिफाइन करना है। ऑब्स्ट्रक्टिव तक तो हम पहुंच गए, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में 2 डिजीज आती हैं, सीओपीडी और अस्थमा। अब हमने आगे देखना है, 80% से कम है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री से हमने किया इसको, तो हम क्या देखेंगे इसमें? 80% से कम होगा तो हम इसे कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो अब देखें, अब हम उसे देंगे, देखें ब्रोंकोडायलेटर। अब पेशेंट को दिया जाएगा ब्रोंकोडायलेटर। पहले हमने इसको टेस्ट किया पेशेंट का, ठीक है, स्पायरोमेट्री से। अब हमने इसे क्या दिया, पेशेंट को टेस्ट कर लिया, हमने देख लिया कि 80% से कम है, यानी हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज तो कंफर्म होगी। अब हमने कंफर्म करना है कि सीओपीडी है या अस्थमा है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब हम देखें, अब अपने ब्रोंकोडायलेटर दिया, ब्रोंकोडायलेटर में हम क्या देंगे, ठीक है, उसे इनहेलेशन कराएंगे, नेबुलाइज करवाएंगे सालब्यूटामोल, ठीक है, ये भी लिख लें, सालब्यूटामोल, इनहेलेशन करवाएंगे उसकी वाया नेबुलाइजर। तो सालब्यूटामोल इसकी हम इनहेलेशन करवाएंगे, नेबुलाइजर उसको देंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये रिवर्सिबल हुआ या नहीं हुआ, यानी ये जो हमारी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई थी, ये हमने पहले चेक कर लिया कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ही है, ठीक है। अब वापस ये ब्रोंको ये उसके उसके देने से ब्रोंकोडायलेटर देने से डायलेट हुए हैं या नहीं हुए। मैं आपको स्टार्ट से बताता आ रहा हूँ, आपने अगर देखा हो कि मैंने आपको बताया था कि सीओपीडी इरिवर्सिबल है, उसमें ये ब्रोंकोडायलेशन नहीं होती।
जबकि एस्थमा में जब ब्रोंकोडायलेटर देते हैं तो वो उसकी डायलेशन, जो हमारी विंड पाइप है इसकी डायलेशन, ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री की डायलेशन हो जाती है। तो उसमें ये देखें, अब हम ये देखेंगे, अगर तो हम देखेंगे रिवर्सिबिलिटी, इफ देखें, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल आपके ये आगे आएंगे, ठीक है। इफ रिवर्सिबिलिटी आफ्टर गिविंग ब्रोंकोडायलेटर is greater than 15%, ठीक है। अब हम देखिए ग्रेटर देन 15%, अगर 15% से ज्यादा उसकी रिवर्सिबिलिटी हो गई है, हमारी जो विंड पाइप क्लोज था, ट्रैकियोब्रोंकियल क्लोज की रिवर्सिबिलिटी 50% से ज्यादा हो गई है, रिवर्सिबिलिटी फोर्स एक्सपिरेटरी वाली हमारा 50% ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर हम इसे कहेंगे ये हमारा डायग्नोसिस हो जाएगा अस्थमा, ठीक है। तो ये हमने डायग्नोज कर लिया। लेकिन अगर 15% से कम है, 15% से कम हमारी उसकी ये हमारा 15% से कम उसकी रिवर्सिबिलिटी हुई है, फोर्स एक्सपिरेटरी वाली ईमान चाहते हैं कि 15% से कम उसका रिवर्सिबिलिटी हुई है ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद भी, तो फिर हम उससे कहेंगे ये हमने डायग्नोस्टिक बनाया किसका, सीओपीडी का, सीओपीडी, ठीक है। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है, हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने जरा दोबारा याद रखना है। मेन चीज ये है इसका प्राइमरी फंक्शन टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या देखा, इन्वेस्टिगेशन में हमने उसकी सीबीसी में देखा कि यूसिनोफिल्स बढ़े हुए हैं, चेस्ट एक्स उसका नॉर्मल है। ब्लड गैसेस में हमने देखा कि उसकी ब्लड गैसेस में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, कम हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो सेम है, यानी उसको टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर था। और इसमें देखें इंस्पेक्शन हमने की, ऊपर हमने देखे और आईजी लेवल बढ़ा हुआ, फिर हमने स्पूटम एग्जामिनेशन किया, उसमें हमने देखा क्रशमैन स्पाइरल जो है वो है स्पूटम एग्जामिनेशन में, 4 कोलेटिव क्रिस्टल्स हैं, ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं। और इंस्पेक्शन में हमने देखा कि चेस्ट मूवमेंट उसकी कम हुई है, पाल्पेशन पे भी देखा चेस्ट मूवमेंट्स कम है, साउंड उसके रेजोनेंट है, ठीक है, 20 प्लस रोंकाई साउंड आ रहे हैं। और फिर हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में इंटेंसिटी क्या था। अब हमारा एस्थमा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सीओपीडी। सीओपीडी मैंने आपको बताया था 2 डिजीज हैं, एक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी हमारी है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सीओपीडी में 2 डिजीज है हमारी, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, दूसरा हमारा जो है वो अस्थमा। ये 2 डिजीज है हमारी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है और दूसरी हमारी कौन सी है, एम्फीसीमा। ये हमारी 2 डिजीज होती हैं इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव में, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम कह रहे थे कि सीओपीडी में हमने क्या पढ़ना है कि हमने 2 डिजीज पढ़नी है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक एम्फीसीमा, ठीक है। अस्थमा हमने डिस्कस कर लिया। आज एंजीनिक अस्थमा की, एंजीनिक अस्थमा की 2 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, एक एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा थी, वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा आज हमने पढ़ा था, ठीक है। हाइपोथैलेमिक अस्थमा, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल करता है ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं। तो जब सिम्पैथेटिक की हमने देखा था, पैरासिम्पैथेटिक की ओवरड्राइव होगी तो ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी, तो हम एंटी पैरासिम्पैथेटिक में ड्रग दे देंगे, उसकी इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, ठीक है। अस्थमा क्या हमने क्लिनिकल फीचर देखे थे, यंग एज में होता है, सीओपीडी ओल्ड एज में होता है। सीओपीडी इरिवर्सिबल, मैं फिर कह रहा हूँ, सीओपीडी आपने ये लिख लेना कि सीओपीडी इज रिवर्सिबल, जबकि अस्थमा जो है वो रिवर्सिबल है, ठीक है। इसमें होता क्या है, चेस्ट टाइटनेस होती है, डिस्निया होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है, प्रोडक्टिव कफ आती है, 70% ये किन केसेस में होता है, एलर्जिक में होता है। और फिर हमने इसकी एग्जामिनेशन में देखा इसके, ठीक है, इंस्पेक्शन की, पाल्पेशन की, और ये हमने फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट सीओपीडी को इंशाल्लाह।